पशुओं के मुंह से लार बहे तो सावधान हो जाइए। उमस भरी गर्मी का यह मौसम मवेशियों को भी बीमार बना सकता है। इस मौसम में जुगाली करने वाले पशुओं में मुंह पका और खुरपका रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में अगर पशु के मुंह से धागे की तरह लार बहे तो पशुपालक सतर्क हो जाएं। यह मवेशियों में मुंह पका रोग का लक्षण हो सकता है। रोग का लक्षण नजर आते ही पशुपालक अपने मवेशी को पशु अस्पताल में जरूर दिखाएं। पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए पशुपालक विभाग 2 चरणों में टीकाकरण अभियान चला रहा है। जिले में इस अभियान के दूसरे चरण में 24 मई से 7 जून तक पशुपालक विभाग के कर्मी गांव-गांव जाकर मुंहपका व खुरपका रोग से बचाव के लिए मवेशियों का टीकाकरण करेंगे। जिला पशु चिकित्सालय के चिकित्सक बताते हैं कि जुगाली करने वाले मवेशियों में मुंहपका और खुरहा रोग वायरस के कारण होता है। इसमें कई प्रकार होते हैं। इस प्रकार के वायरस द्वारा फैलाए गए रोग से स्वस्थ हो जाने पर भी पशु को दूसरे प्रकार के विषाणु दोबारा बीमार बना सकते हैं। यह विषाणु पानी, घास, चारागाह तथा रोगी पशु की देखभाल करने वालों के कपड़े, जूते आदि के सहारे पशु तक पहुंच जाते हैं। पशु के मुंह, जीभ या शरीर पर लगी चोट या पशु की लार के माध्यम से भी यह रोग पैदा होता है। उन्होंने बताया कि इस रोग से पशुओं को बचाव के लिए 2 चरणों में पशुपालन विभाग टीकाकरण अभियान चला रहा है। पहला चरण 14 मई को पूरा हो चुका है। अब दूसरा चरण 25 तारीख से 7 जून तक चलेगा। मुंह पक्के व खुरपका रोग के लक्षण क्या है, आइए जानते हैं इस बारे में। इस रोग की चपेट में आने से पशु कांपता है और शुरू में बुखार 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। मुंह व सींग छूने पर गर्म लगते हैं। मुंह के अंदर जीभ, मसूड़ों और कल्लों में फफोलों होद निकल आते हैं। खुर में भी छोटे छोटे फफोले निकल जाते हैं। ये फफोले भी फूट जाते हैं और पशु लंगड़ाने लगता है। कभी कभार गाय के थन में भी फफोले निकल जाते हैं। पशु हाँफने लगता है। खाने में परेशानी होती है। पशु के मुंह से धागे की तरह लार बहने लगती है। रोग से बचाव के उपाय इस प्रकार हैं। दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, बीमारी का लक्षण प्रकट होते ही तुरंत पशु चिकित्सक को अवश्य दिखाएं। इस रोग से बचाव के लिए पशुओं का टीकाकरण करना जरूरी है। पहला टीकाकरण 3-4 माह की उम्र में करना चाहिए। इसके बाद साल में 2 बार 6 माह के अंतराल पर टीकाकरण कराना जरूर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप भी डेयरी से कमाना चाहते हैं तो दूध नहीं डेयरी में बल्कि दूध से बने हुए प्रोडक्ट बेचिए। खेती और पशुपालन सदियों से भारतीय अर्थव्यवस्था और किसान की आमदनी की रीढ़ रही है। लेकिन कृषि प्रधान देश और दुनिया के आधे पशु वाले संख्या वाले भारत में पिछले कुछ वर्षों में हालात तेजी से बदले हैं। ऐसे में खेती और पशुपालन कैसे किसानों की जीविका का आधार बनी रहे, इन सब मुद्दों को लेकर पशुधन के क्षेत्र में 40 वर्षों से कार्यरत विशेषज्ञ और आयुर्वेद लिमिटेड के MD मोहन सक्सेना से हम बात की। भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। पूरी दुनिया के आधे पशु हमारे भारत में ही पाए जाते हैं, लेकिन उनसे उत्पादन उतना नहीं मिलता। इसलिए जरूरी है और किसान और पशुपालक परंपरागत ज्ञान के साथ विज्ञान के सहारा लें। खेती और पशुपालन में नई तकनीकों का इस्तेमाल करें। अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी है पशु सेहतमंद रहे। ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें अपनाने से किसान का मुनाफा बढ़ना तय है। मोहन सक्सेना जी कहते हैं, 60 से ज़्यादा देशों में पशुपालन पर दिए सुझाव। मोहन जी सक्सेना पशुओं के लिए हर्बल दवाएं और पशुपालन की नई तकनीकों पर काम करने वाली कंपनी डाबर की कंपनी आयुर्वेद के MD हैं। वो पिछले 25 वर्षों से आयुर्वेद के साथ जुड़े हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट मोहन जी सक्सेना पशुओं की सेहत और डेयरी उद्योग को लेकर 60 से ज़्यादा देशों में इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को संबोधित कर चुके हैं। पशुपालन एक उद्योग बनता जा रहा है। अपने अनुभव
साझा करते हुए वह बताते हैं कि भारत में पशुओं की कमी नहीं है, लेकिन हम भारतीय इस सेक्टर को कुछ वर्ष पहले तक इतना तवज्जो नहीं दे रहे थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब पढ़े लिखे युवा डेयरी गाँव में जाकर डेयरी खोल रहे हैं। पशुपालन एक उद्योग बनता जा रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग में हम दुनिया के शीर्ष देशों में हैं, लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। सरकार और इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों और संस्थाओं को भी इसमें काम करने की जरूरत है। डाबर परिवार ने पशुधन को और अधिक तवज्जो दिए जाने और इस सेक्टर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 1992 में आयुर्वेद की स्थापना की। मोहन जी सक्सेना बताते हैं, हमारी कंपनी पूरी तरह से हर्बल प्रोडक्ट बनाती है। दवाएं पशुओं के बीमार होने पर दी जाती हैं, पर हम पशुओं की वेलनेस पर काम करते हैं। हम किसान को लगातार ये जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि पशु का ध्यान कैसे रखें और उसके बीमार होने की नौबत कम ही आए। इसलिए कई ऐसी बीमारियां जो दिखाई नहीं देती हैं। दरअसल पशुओं में ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान न दिया जाए तो पशु के लिए जानलेवा और किसान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे थनों में होने वाला रोग थनैला, गला घोटू, खुरपका, मुंहपका रोग, बांझपन समेत कई रोग हैं जिनसे पीड़ित गाय भैंस बच भी जाए तो दुग्ध उत्पादन पर असर पड़ता है। सक्सेना जी बताते हैं कि किसान की जब गाय भैंस बकरी और कोई पशु बीमार होता है तो वो अपनी चिंता छोड़ उसकी देखरेख में जुट जाता है। कुछ बीमारियां वायरस से होती हैं, जैसे खुरपका आदि, और कुछ उचित देखरेख और खान पान के अभाव में होती हैं। आयुर्वेद ने एक ऐसी जन चेतना प्रणाली विकसित की है कि किसान अपने पशुओं की ज़रूरतों को समझे और वैसे ही उनका ख्याल रखे। जो पशुपालक अब टीकाकरण नहीं कराते हैं वो नुकसान उठाते हैं। इसलिए 3 प्रमुख बिंदुओं पर चल रहा है इस मुहिम में। वो आगे कहते हैं, आयुर्वेद इसलिए 3 प्रमुख बिंदुओं पर मुहिम चला रहा है। पहला है वैज्ञानिक तौर पर पशुपालन, दूसरा अच्छा आहार, तीसरा स्वस्थ पशु। अब तो पीएम ने भी स्वच्छता की मुहिम चलाई है। स्वच्छता से स्वच्छता की मुहिम। पशु सेहतमंद होगा और साफ सुथरी जगह रखा जाएगा तो वो उत्पादन अच्छा देगा। आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के तहत किसानों के लिए हरियाणा समेत कई राज्यों में रिसर्च जागरूकता अभियान और समझौते के तहत आयुर्वेदिक दवाओं की खेती, ट्रेनिंग आदि दी जा रही है। वो बताते हैं किसानों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम कई लोग पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं, जैसे आयुर्वेद पशु स्वास्थ्य संसार है। इसमें दुनिया भर इस सेक्टर से जुड़ी जानकारी, गर्मी सर्दी में पशु को कैसे पाले आदि के बारे में विस्तार से बताया जाता है। ट्रेनिंग के बारे में पूछने पर आयुर्वेद के एमडी बताते हैं कि हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर गांव के 10वीं 12वीं पास लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ से निकले 50% से ज़्यादा लड़के लड़कियों ने अपनी डेयरी खोली। हरियाणा में स्थित ये ट्रेनिंग सेंटर भारत सरकार इग्नू से मान्यता प्राप्त है। अब तो हमारे यहाँ नाबार्ड डेयरी के क्षेत्र में कार्यरत कई कंपनियां भी अपने फील्ड वर्कर को प्रशिक्षित कराती हैं। पशुपालन को मुनाफे का सौदा कैसे बनाएं, आइए इस और बात करते हैं। जाने पर वो कहते हैं कि पशुपालन का मतलब सिर्फ गाय भैंस नहीं है। अगर आपके पास जगह है तो जो मछली पालिए, पोल्ट्री का बिजनेस कीजिए। जब दूध हो तो उसे सीधे न बेचें, बल्कि उसके प्रोडक्ट बनाएं, जैसे खोया, पनीर और दूसरे प्रोडक्ट जिनसे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। गोबर है तो बायोगैस और बिजली बनाने की कोशिश करिए, इससे आपकी कमाई ज़्यादा होगी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। गाय भैंस समेत लगभग सभी पशुओं को आपने पेड़, दीवार आदि कई चीज़ों से अपना शरीर खुजाते हुए देखा होगा। ये दरअसल एक रोग है, जैसे इंसानों को होता है, लेकिन ज़्यादातर पशुपालक इस पर ध्यान नहीं देते। आम बोलचाल की भाषा में इसे चर्म रोग कहते हैं। अगर ये किसी गाय या भैंस के हो जाए और उसका इलाज न हो तो पशुपालक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। चर्म रोग यानी त्वचा रोग संबंधित बीमारियां। इस रोग में पशुओं के बाल धीरे धीरे हट जाते हैं। खुजली की जगह पर त्वचा सख्त हो जाती है। त्वचा रोग होने पर ज़्यादातर पशु तनाव में चले जाते हैं। आपको भले समझने में न आए, लेकिन खुजली और पशुओं को शरीर पर भिनभिनाने वाली मक्खियाँ, कीड़े
आदि पशु को इतनी टेंशन देते हैं कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, जिसका सीधा असर उसकी दूध उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। पशु चिकित्सक डॉक्टर बताते हैं बदलते मौसम में पशुओं का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि उसी समय पशुओं त्वचा रोग हो जाने की संभावना अधिक रहती है। जीवाणु समेत कई प्रकार के कृमि पशुओं में त्वचा रोगों के लिए कारण होते हैं। खासकर जीवाणु से होने से वाले त्वचा रोगों में पशुओं के शरीर में मवाद या पस पड़ जाती है। आमतौर पर त्वचा के रोगों के लक्षण दिखाई देने पर इनके काफ़ी लंबा समय लग जाता है, इसलिए पशुओं को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। त्वचा रोग दिखने में बहुत साधारण होते हैं, लेकिन कई बार यह गंभीर बीमारी बन जाती है। दुधारू पशुओं में कई तरह के त्वचा रोग होते हैं। इन रोगों से पशुओं की त्वचा पूरी तरह से खराब हो जाती है। पशुओं को स्वस्थ रखना है तो गर्मियों और बरसात के मौसम में उनके शरीर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। गाय भैंसों में त्वचा रोग सबसे ज़्यादा होती है। आयुर्वेद कंपनी के मार्केटिंग मैनेजमेंट डॉक्टर कैलाश सिंह वेस्ट चर्म रोग से बचाव के बारे में बताते हैं। पशुओं को कई तरह का चर्म रोग जैसे कि पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी, फंगस आदि होते हैं। चर्म रोग में पशुओं का दूध उत्पादन तो नहीं घटता, लेकिन पशु स्ट्रेस में आ जाता है, जिससे उसके उत्पादन पर असर पड़ता है। पशुओं के बाड़े में ऐसी कोई भी चीज़ न रखें जिससे उसके शरीर में कोई चोट आए। इसके जहाँ पर पशु बंधे हों उसके आसपास साफ सफाई जरूरी है। पशुओं के खान पान पर भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विटामिन की कमी से कभी कभी पशुओं को चर्म रोग हो जाता है। अगर पशु को किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो गया है तो पास के पशु चिकित्सालय में दिखा लें। इसके अलावा चर्मिल प्लस ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। त्वचा रोग दिखने में बहुत साधारण होते हैं, लेकिन कई बार यह गंभीर बीमारी बन जाती है। चर्म रोग के लक्षण हैं जीवाणु जनित रोगों के प्रमुख लक्षण प्रभावित स्थान गर्म हो जाता है तथा त्वचा लाल हो जाती है और मवाद निकलने लगता है। कृमि द्वारा होने वाले त्वचा रोग के लक्षण इस प्रकार हैं। खुजली की जगह पर बाल का गिर जाना यानी कि गंजापन, कान की खुजली में पशु सिर हिलाता है, कान फैल जाता है और उसमें भूरे काले रंग का वैक्स जमा हो जाता है। इसके उपचार के लिए पशु के कान को हल्के गर्म पानी में धोने वाला सोडा मिलाकर उसकी सफाई जरूर करनी चाहिए। स्केबिस पशुओं में फैलने वाला बाह्य त्वचा रोग है। यह कृमियों द्वारा उत्पन्न होता है जो मनुष्यों में भी फैलता है। इसमें त्वचा मोटी होने के साथ ही अत्यधिक खुजली होती है। फफूंद जनित त्वचा रोग, इसमें पशु के त्वचा, बाल और नाखून प्रभावित होते हैं। विषाणु जनित त्वचा रोग के लक्षण पशुओं की नाक और खुर की त्वचा मोटी हो जाती है, पेट में फुंसी हो जाती है। जहर द्वारा त्वचा रोग के लक्षण सांप के काटने से त्वचा के दांत के निशान होते हैं, त्वचा में दांत के निशान हो जाते हैं और त्वचा मोटी हो जाती है। पहले से करें देखभाल। पशुओं को स्वस्थ व साफ रखें, इसलिए उन्हें गर्मियों में प्रतिदिन नहलाना चाहिए। आसपास की गंदगी, गोबर इत्यादि को नियमित रूप से साफ करें। बरसात में पशुओं के इर्द गिर्द पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना मच्छर, मक्खी व कीड़े मकोड़े वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं। प्रत्येक 3 महीनों के अंतर पर पशुओं को आंतरिक परजीवी नाशक दवा का सेवन कराना चाहिए। सभी प्रकार के त्वचा रोगों में पशु को अच्छा खान पान, विटामिन व खनिज लवण देने चाहिए। इसके साथ ही लीवर टॉनिक व बालों के लिए कंडीशनर का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। कृषि व्यापार गोबर से लाखों का कारोबार करना है तो लगाइए बायो CNG बनाने का प्लांट। दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बायो CNG को गाय, भैंस समेत दूसरे पशुओं के गोबर के अलावा सड़ी गली सब्जियों और फलों से भी बना सकते हैं। आपने अभी तक गोबर से खाद या फिर बायोगैस को बनते देखा होगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गोबर से बायो CNG भी बनाई जाने लगी है। ये वैसे ही काम करती है जैसे हमारे घरों में काम आने वाली LPG, लेकिन ये उससे
काफ़ी सस्ती पड़ती है और पर्यावरण की भी बचत होती है। बायो सीएनजी को गाय भैंस समेत दूसरे पशुओं के गोबर के अलावा सड़ी गली सब्जियों और फलों से भी बना सकते हैं। ये प्लांट गोबर गैस की तर्ज पर ही काम करता है, लेकिन प्लांट से निकली गैस को बायो सीएनजी बनाने के लिए अलग से मशीनें लगाई जाती हैं, जिसमें थोड़ी लागत तो लगती है, लेकिन ये आज के समय को देखते हुए बड़ा और कमाई देने वाला कारोबार है। महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में ऐसे कई प्लांट चल रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़ा व्यावसायिक प्लांट शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में रहने वाले विशाल अग्रवाल हाईटेक मशीनों से मदद के बायोगैस सीएनजी बना रहे हैं। उनकी न सिर्फ सीएनजी हाथों हाथ बिक जाती है, बल्कि अपशिष्ट के तौर पर निकलने वाली सलरी यानी बचा गोबर ताकतवर खाद का काम करता है। आसपास के तमाम किसान इसे देख खरीद कर ले जाते हैं और इस प्लांट में शहर के कई हॉस्टल फैक्ट्रियों में कम दामों पर इस गैस को उपलब्ध करा रहे हैं। यह प्रदेश का पहला व्यावसायिक बायोगैस प्लांट है। देश में ऐसे कई प्लांट चल रहे हैं। शहर से लगी बहुत सी डेयरियां हैं जो गोबर को नाली में बहा देते थे, उन्हें पैसे देकर हम यह गोबर खरीद रहे हैं। दर्जनों गांव वालों भी गोबर दे जाते हैं, उन्हें नगद कमाई का जरिया मिल गया है और हमारा कारोबार चल रहा है। ये ऐसा काम है जिसमें किसान, डेयरी संचालक और प्लांट मालिक समेत कई लोगों का लाभ होता है। शहर से लगी सभी डेयरियां हैं जो गोबर को नाले में बहा देते थे, उन्हें पैसे देकर ये गोबर खरीद लेते हैं और शहर से जुड़े कई गांव के लोग रोज गोबर हमारे प्लांट तक पहुंचा देते हैं। हमारे प्लांट की अक्षमता प्रतिदिन 100 टन है, पर अभी हमारे पास केवल 40 से 50 टन की ही गोबर का आ पाता है। प्रतिदिन 100 टन आए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा बताते हैं विशाल अग्रवाल जी। विशाल अग्रवाल जी का सीएनजी प्लांट कानपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर ससरोल ब्लॉक में लगभग 1.25 एकड़ में 5000 घन मीटर का बायोगैस प्लांट लगा हुआ है। इस प्लांट में करीब 30 से 35 गांव के लोग गोबर डालते हैं। प्लांट में बन रही बिजली के बारे में विशाल बताते हैं। VPSA यानी कि वेरिएबल प्रेशर स्विच एडसोर्प्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी से हम गोबर को प्यूरिफाई कर लेते हैं और मीथेन बना लेते हैं। मीथेन को कंप्रेस करके सिलेंडर में भर देते हैं। हालांकि अभी विशाल कुछ सरकारी कवायदों को पूरा करना है, जिसके बाद उनका काम और रफ्तार पकड़ेगा। वो बताते हैं कि अभी हमारे पास घर घर LPG पहुंचाने का लाइसेंस नहीं है, इसलिए जहां कहीं भी व्यावसायिक LPG की मांग होती है वहां हम इसे बेच देते हैं। इस गैस को मार्केट रेट से कम दाम पर देते हैं, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है। विशाल के इस व्यावसायिक बायोगैस प्लांट के गैस बनाने में जितनी भी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है वो सभी इटली से मंगाई गई हैं। इसके लिए उन्हें कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली है। टेक्नोलॉजी से हम गोबर को प्यूरिफाई कर लेते हैं और मीथेन बना लेते हैं। मीथेन को कंप्रेस करके सिलेंडर में वो भर देते हैं। इसके बाद घर घर पहुंचाने का लाइसेंस उनके पास नहीं है और इस प्लांट को बनाने में करीब 3 वर्ष का समय लगा है। यह पिछले 1 वर्ष से ही शुरू हुआ है। प्लांट को लगाने के बारे में विशाल बताते हैं, वर्ष 2013 में जब मैं पंजाब गया तो वहाँ पर ऐसे कई प्लांट देखे। उसके बाद सोचा था कि ऐसा प्लांट मैं यूपी में भी तैयार करना है। वहाँ के किसान यूरिया और DAP का इस्तेमाल से परेशान हैं, तो उन्होंने ऐसे प्लांट लगाए लेकिन अभी यूपी में इस वेस्ट को बेचने में काफ़ी परेशानी आ रही है। जैविक खेती के लिए नहीं जागरूक किसान प्लांट में प्रतिदिन 50 टन का वेस्ट निकलता है। इसको बेचने के बारे में आ रही समस्याओं के बारे में विशाल बताते हैं, हमारे प्लांट से जो भी वेस्ट निकलता है उसको बेचने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, जबकि उसके वेस्ट को खेत में डालने के बाद रासायनिक उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।